हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सीक्रेट साइंस जोन पर। तो जो हमारी बीएससी सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी कंटिन्यू है और आपकी एग्ज़ाम भी अप्रैल में होने वाली है। इसलिए उसके पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के, वो भी आपको मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दूं कि कल आपको मैंने बात करी थी किसके बारे में, जो आपका चतुर्विम संवेग था, चौथा घटक था उसके बारे में मैंने आपको कल टोटल बताया था। चतुर्विम बल क्या होता है, उसके चतुर्थ घटक के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको टोटल बताया था। आज मैं बात करने वाला, जो हमारे आज का सेशन होने वाला, वो होने वाला अपेक्षित डॉपलर प्रभाव क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा सा थ्योरी टाइप में लिख कर ज़्यादा लाया क्योंकि थ्योरी इसका इंपॉर्टेंट है। जितना आप थ्योरी एग्जाम में लिखोगे फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर आप थ्योरी जितना लिखोगे उतना ही आप अच्छे से आप इसको एग्जाम में नंबर ले पाएंगे। तो शुरुआत करता हूँ मैं इस सेशन की। सेशन क्या होने वाला है, अपेक्षित डॉपलर प्रभाव क्या होता है। कोई निर्देश तंत्र लेना आपको, कोई निर्देश तंत्र एस है, एस प्राइम है, जिसका मूल बिंदु ओ प्राइम प्रारंभ में टी बराबर टी डैश बराबर 0 है, यानी कि टी प्राइम भी आपको 0 लेना है और टी बराबर भी आपको 0 लेना है। और आपका निर्देश तंत्र कौन सा है, एस प्राइम निर्देश तंत्र है। ठीक है, और ओ प्राइम से प्रारंभ में समय पर निर्देश तंत्र एस के मूल बिंदु ओ से संपाती था, और इस समय पर यानी कि टी बराबर और टी प्राइम पर 0 था, उस समय क्या था, जो आपका एस था वो मूल बिंदु क्या था, संपाती था। ठीक है, तो निर्देश तंत्र एस के पॉजिटिव अक्ष के अनुदिश नियत वेग v से गति कर रहा है। अब जो निर्देश तंत्र आपका एस है, जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एस है, वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, किसके अनुदिश कर रहा है, प्लस अक्ष दिशा के अनुदिश, अक्ष की दिशा में अनुदिश नियत वेग v से गति कर रहा है। माना एक समतल तरंग निर्देश तंत्र एस के मूल बिंदु ओ से उत्पन्न होती है। अब कोई तरंग है जो हमारे पास में है, वो क्या होती है, मूल बिंदु से उत्पन्न होती है, और किससे, ओ के मूल बिंदु से, जो एस निर्देश तंत्र है उसके मूल बिंदु से उत्पन्न होती है और प्रेक्षक पी पर पहुंचती है। और जब वह बिंदु ओ जो एस है वो क्या करता है, किसी एस निर्देश तंत्र कोई बिंदु है, वो जैसे मूल बिंदु से उत्पन्न होता है, ठीक है, तो क्या करता है, वो जैसे वहाँ से मोशन करता हुआ चलता है, तो वो क्या करता है, एक पी बिंदु पर वो आप जाकर पहुँचता है, पी बिंदु पर पहुँचती है या फिर पहुँचता है, तथा यह तरंग अक्ष से जो आपकी तरंग पी बिंदु पर पहुँची थी, तो उसका आगे क्या होगा प्रोसेस, वो देखना कि यह तरंग अक्ष से थीटा कोण बनाती है। अब वो तरंग क्या होगी, अक्ष से क्या करेगी, थीटा कोण बनाएंगी, थीटा एंगल बनाएंगी। माना यही तरंग निर्देश तंत्र एस प्राइम के अक्ष निर्देश से थीटा प्राइम कोण बनाती है। अब मान के चलो कि वही तरंग आपकी सेम है किसमें, एस प्राइम निर्देश तंत्र में। पहले वाली मैं बात करी थी आपकी एस निर्देश तंत्र की, और अब बात कर रहा हूँ मैं एस प्राइम निर्देश तंत्र की। सेम ऐसी ही हो जाएगी आपकी, उसमें एस प्राइम हो जाएगा, उसमें अक्ष डैश प्राइम हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा, और उसमें कोण क्या हो जाएगा आपका, थीटा प्राइम हो जाएगा। ठीक है, ये तो था इनका नॉर्मल रिवेन्यू था, नॉर्मल इसकी बेसिक डिटेल थी। आगे देखिए, आगे क्या इसमें होने वाला इंपॉर्टेंट है। अब माना दो निर्देश तंत्रों एस तथा एस प्राइम, मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं कि दो निर्देश तंत्र इसमें लिए हैं मैंने, एक तो एस लिया है और एक एस प्राइम लिया है। तो निर्देश तंत्रों एस तथा एस प्राइम में प्रेक्षक पी के निर्देशांक क्रम है। अब जो प्रेक्षक पी है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अक्ष प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम तथा अक्ष प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम है। तो थोड़ा सा मैं आपको मिस्टेक है इसमें, ये यहाँ पर कैंसिल है क्योंकि ये एस के लिए है और ये एस प्राइम के लिए। देखो ये प्राइम वाले में ये ऐसे डॉट आएंगे, जो आगे वाला एस प्राइम है, ये वाला सिर्फ नॉर्मल एस के लिए है। ठीक है, ये आपका एस अक्ष वाई जेड और टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका अक्ष प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम। ठीक है, अब माना, अब आगे देखिए, माना निर्देश तंत्र एस में समतल तरंग का समीकरण है। अब जो निर्देश तंत्र है एस है, उसमें जो समतल तरंग आपकी जो प्लेन वेव जो इक्वेशन है उसकी समीकरण क्या है वो देखना। साई बराबर आपको हो जाएगा ए एक्सपेंशियल आई के इंटू आर माइनस ओमेगा टी। ये थोड़ा सा टिपिकल्ट है, इसको ध्यान में रख लेना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, बाकी आगे से आगे ये आपका निकलता जाएगा। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्सपेंशियल आई के इंटू आर के डॉट आर माइनस का ओमेगा टी। ठीक है, अब ओमेगा बराबर आपको पता है क्या होता है, 2 पाई एफ होता है।
टू पाई एफ होता है, तो ओमेगा की जगह ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इसके अंदर, और आपका के होता है उसकी जगह होता है आपका ओमेगा अपॉन सी और 2 पाई अपॉन लेमडा। अब के की वैल्यू होती है आपकी ओमेगा अपॉन सी 2 पाई अपॉन लेमडा, ठीक है। अब जो ये भी वैल्यू थी, जो वैल्यू प्राप्त हुई है, ये क्या करेंगे, इस समीकरण के अंदर पुट करेंगे। तो आर प्रेक्षक पी का स्थिति सदिश है, और जो यहाँ पर जो आर है आपका वो क्या है, जो ये वाला आर है ये प्रेक्षक का पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। अब देखो इसमें वैल्यू जैसे हम पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, के इंटू आर बराबर के अक्स कोस थीटा के वाई साइन थीटा। अब जैसे हम के आर की बात करें, जो स्थिति सदिश है वो क्या हो जाएगा आपका के एक्स कोस थीटा प्लस के वाई साइन थीटा, ये तो स्थिति सदिश है। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा आपका ओमेगा अपॉन सी अक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है, ओमेगा अपॉन सी अक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पाई एफ अपॉन सी, जो ये यहाँ पर रखा है मैंने ओमेगा की जगह रखा था 2 पाई एफ, और अपॉन में सी, ओमेगा की ये वैल्यू होगी के बराबर ये होता है, ठीक है। तो 2 पाई एफ अपॉन सी, तो अक्स कोस प्लस वाई साइन थीटा, यहाँ पर देखो थीटा है, ये अक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। जैसे इसमें थोड़ा आगे निकलेंगे, अब जो ये वाली वैल्यू है ये इस समीकरण में पुट कर देंगे, जो आपको मैंने ये वाली बताई है पहले, ठीक है। इसके अंदर जैसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास में जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी कि साइन बराबर ए एक्सपोनेंशियल 2 पाई एफ, देखो यहाँ से सी है वो अंदर चला गया, ए एक्सपोनेंशियल 2 पाई एफ अक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बटे आपका एफ माइनस का टी, इसको समीकरण नंबर आपका 1 देंगे। ये हमारे पास में कौन सा इक्वेशन प्राप्त हो गया, इक्वेशन नंबर आपका 1 प्राप्त हो गया है। अब आगे देखिए, अब जैसे इक्वेशन 1 से हम निकलेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा वो देखना। अब ये तो था एस निर्देश तंत्र के लिए, अब इसका सेम एज क्या करना है, हमें एस प्राइम के लिए ज्ञात करना है। ये था आपका किसके लिए, एस निर्देश तंत्र के लिए। अब इसका सेम एज है बिल्कुल ऐसा ही, इसका हूबहू कैसे ज्ञात करेंगे हम, एस प्राइम के लिए ज्ञात करेंगे। उसमें आपकी निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके चेंज हो जाएंगे, उसमें एस प्राइम वाले आ जाएंगे। इसी प्रकार निर्देश तंत्र एस प्राइम के सापेक्ष इसी समतल तरंग का समीकरण, अब इसका समीकरण क्या हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा, इसमें प्राइम लग जाएगा, यानी कि जिसमें साई एक्सपोनेंशियल था इसमें साई एक्स प्राइम एक्सपोनेंशियल प्राइम 2 पाई एफ प्राइम एक्स कोस थीटा प्राइम एक्स प्राइम थीटा प्राइम वाई प्राइम साइन थीटा प्राइम बटे सी माइनस का टी प्राइम, सेम पोजीशन है, इसमें प्राइम आपको लगाना है, इसमें प्राइम सिर्फ आपको ऐड करना है, समीकरण आपका 2 हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। ये तो थी आपकी समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आगे क्या होता है, आगे इस प्रकार से है कि जब तरंग द्वारा की गई घटनाओं में जैसे व्यतिकरण, अब क्या होता है आपको पता है कि कोई भी वेव होती है, कोई भी तरंग होती है, उसके द्वारा घटनाएं कौन कौन सी होती है, आपके अपवर्तन होते हैं, परावर्तन होते हैं, विवर्तन होते हैं, व्यतिकरण होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं घटनाओं में से एक घटना यहाँ पर भी होगी, वो कौन सी होगी कि तरंग द्वारा की गई घटनाओं में जैसे व्यतिकरण हो गया आदि में यह प्रेक्षित होता है। अब उससे व्यतिकरण से आपका यह प्रेक्षित होता है, यह पता चलता है कि समतल तरंग का कला कोण सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के निश्चित रहता है। अब जो आपकी विवर्तन की घटना है, व्यतिकरण की जो घटना है तरंग की, उससे हमें यह पता चलता है कि जो समतल तरंग होती हैं, जो भी आपकी प्लेन वेव्स होती हैं, समतल तरंग होती हैं, उनका जो कला कोण है, फेज एंगल है, वो क्या होता है सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए निश्चित रहता है, यानी कि एकदम अच्छा रहता है, निश्चित रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। अब आगे देखिए, आगे हो जाएगा आपका एफ है। अब सेम वाली कंडीशन हो जाएगी, इसमें दोनों के समीकरण वैसे के वैसे मैं उतारूंगा, देखना उसमें मैंने कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया, और उसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे, देखना। अब देखो आगे वाले में क्या कर रहा हूं मैं, आगे वाले में सिर्फ देखो एफ अक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बटा सी माइनस का टी, इसको एफ प्राइम मान लेंगे, और अक्स प्राइम कोस थीटा प्राइम प्लस वाई प्राइम साइन थीटा प्राइम बटा सी माइनस का टी प्राइम। अब इसको इन दोनों को कंबाइंड में हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया, कुछ नहीं किया मैंने, ये वाला हो गया है, ये वाला सेम आ गया, और वो जो ये दोनों में तो सेम था वो आपका निकल गया। अब देखिए अब आगे क्या होगा, इसमें आगे कुछ इस प्रकार से है कि निम्न समीकरण में लोरेंज रूपांतरण समीकरण का उपयोग करने पर अब आपको क्या करना है, जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है उसका यूज इसके अंदर कर देंगे। जैसे ही उस लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होता है, एफ बराबर, अब आपको पता है लेमडा आपका गामा एक्स प्राइम प्लस बीटा सी टी प्राइम कोस थीटा प्लस वाई प्राइम साइन थीटा माइनस का गामा बटे सी
टी प्राइम प्लस बीटा अपॉन सी एक्स प्राइम। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको जैसे आप 2-3 बार लिखोगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन याद होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है इस चीज़ की। ये यहाँ पर इसमें अंदर आपको अप्लाई कर देना है। आपको लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और इसका दोनों का संगठन बनाना है। जैसे इनका कॉम्बिनेशन बनता है आपके पास में इक्वेशन हमारे पास में निकल के आएगी ये वाली, तो ये आपको दिखाई दे रही है एफ प्राइम वाली। ये तो थी आपके लिए एफ के लिए, ये एफ प्राइम वाली इक्वेशन। अब देखिए एफ प्राइम क्या हो जाएगा, एफ प्राइम एक्स प्राइम कोस थीटा प्राइम प्लस वाई प्राइम साइन थीटा प्राइम बटा सी माइनस का टी प्राइम। ठीक है, ये अब हमको पता है कि आपका बीटा बराबर तो क्या होता है, आपका वी अपॉन सी होता है, और आपका गामा बराबर होता है आपका अंडर रूट में 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका गामा की वैल्यू, ये होती है आपकी बीटा की वैल्यू। आपकी बीटा और गामा की वैल्यू जैसे ही हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास में, अब देखो समीकरण के दोनों तरफ एक्स प्राइम के गुणांकों की तुलना करने पर, अब जो समीकरण है ये वाली, इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, जो अक्ष गुणांक है उस अक्ष के गुणांक है उनकी तुलना करेंगे। अब जैसे ही हम इसकी तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हमारे पास में क्या फर्क होता है, देखना एफ गामा, आपका एफ गामा कोस थीटा अपॉन सी माइनस एफ गामा बीटा अपॉन सी बराबर में आपका एफ प्राइम कोस थीटा प्राइम बटा सी। ये आपके पास में कंपैरिजन करने के बाद में जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आ जाएगी। तो इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में, सोल्व आउट करने के बाद में हमारे पास में क्या निकल के आता है, एफ वाई कोस थीटा माइनस का बीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ प्राइम कोस थीटा प्राइम। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4 निकल के आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4 में करना क्या है आगे वो देखना, समीकरण के दोनों तरफ वाई प्राइम व टी प्राइम गुणांकों की तुलना करेंगे। अब आपका जो समीकरण हमारे पास में 4 प्राप्त हुआ है, इक्वेशन नंबर आपका 4 जो हमारे पास में निकल के आया है, उसके साइड में क्या करेंगे, आपका दोनों तरफ क्या करेंगे, अब इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, आपकी वाई प्राइम की और टी प्राइम के जो गुणांक होते हैं उनकी कंपोनेंट होते हैं, जो भी इसके गुणांक होते हैं उनकी तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तुलना करने के बाद में हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त होते हैं कुछ इस प्रकार से, एफ वाई एफ साइन थीटा बराबर में आपका एफ प्राइम साइन थीटा। ये आपके वाई वाले के लिए, ये वाई प्राइम वाले के लिए, तो एफ साइन थीटा और एफ प्राइम साइन थीटा समीकरण नंबर 5 हो जाएगी। एफ गामा बीटा कोस थीटा माइनस का 1 बराबर में माइनस का एफ। ठीक है, अब समीकरण 5 को समीकरण 4 से भाग कर देने पर, अब समीकरण 5 जो आपके पास में ये प्राप्त हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या करना है, इस समीकरण 4 का भाग दे देंगे, इस समीकरण 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, या फिर समीकरण 4 का भाग दे देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में टेन थीटा इनवर्स। देखो ऊपर कोस था, नीचे साइन था, कोस था, 5 में 4 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बटा कोस आपका टेन हो जाएगा। तो टेन थीटा इनवर्स टेन थीटा प्राइम साइन थीटा बटे गामा कोस थीटा माइनस का बीटा, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दिया। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 7 में क्या करना है, समीकरण 6 से देखिए। अब समीकरण 6 क्या आई थी हमारे पास में, समीकरण 6 तो आई नहीं, आपको आई नहीं ना, ये आ गई आपकी समीकरण 6। देखो ये वाली समीकरण 6 है, ये आपकी समीकरण 6 है। समीकरण 6 से देखो, समीकरण 6 से देखो, इसको जैसे ही हम ट्रांसफर करेंगे, जैसे इसको ट्रांसफर करेंगे एफ बराबर में आपका यहाँ पर जैसे इसको ले जाएंगे उस साइड में, तो माइनस का एफ अपॉन में बीटा कोस थीटा माइनस का 1। अब जो गामा है यहाँ से आपका इस दोनों यहाँ से चले जाएंगे डिवाइड में, ये ऐसा कैसा मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर माइनस एफ के अपॉन में डिवाइड में चले जाएंगे, ये प्राइम है, ये एफ प्राइम है इधर। ठीक है, ये क्या आपका एफ प्राइम है। ठीक है, ये समीकरण आपका 8 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 8 हमारे पास में प्राप्त हो, ये अब ये क्या होता है इसको ध्यान से देखना, लास्ट में जो हमारे पास में इसमें कंक्लूजन निकल के आता है वो क्या आता है, कि समीकरण 8 है, समीकरण 8 डॉपलर प्रभाव को व्यक्त करता है। इस समीकरण को ज्ञात करने से पहले समय माना गया, ये समय यह माना गया कि एफ तरंग की उचित आवर्ती है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि अपेक्षित डॉपलर प्रभाव तरंग के संचरण की दिशा पर निर्भर करता है। अब इससे हमको यह क्लियर हो गया है कि जो भी आपका अपेक्षित डॉपलर प्रभाव है वो क्या होता है, किसी तरंग के गतिमान होने की दिशा होती है, जो संचरण की दिशा होती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी में एक और टॉपिक आपका छोटा सा और है, क्योंकि मैं साथ में आपको करवाना चाहूँगा, क्योंकि मैं 2-3 क्लासों का कंटेंट एक साथ लेकर आ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो आगे देखिए, अगला है हमारा पास में अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव की स्थितियाँ, जो पोजीशन होती है आपके अनुदैर्ध्य की और अनुप्रस्थ की, जो आपके डॉपलर प्रभाव होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है उसको देखेंगे। ठीक है, पहला हमारे पास में अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव।
आपका पहले तो हम क्या बात करेंगे, अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव की। अब अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव में हमको देखना है अलग अलग कंडीशन, अलग अलग पोजीशन पर, यानी कि थीटा बराबर 0 पर ले लिया, फिर पाई पर ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास फॉर्मूले जनरेट होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहले बात करता हूं मैं थीटा बराबर 0 पर, यानी कि स्रोत प्रेक्षक की ओर गति करे। जब आपका स्रोत हो, जो सोर्स हो, वो आपका ऑब्जर्व यानी कि ऑब्जर्व की तरफ क्या करें, मोशन करे, गति करे, तो हमारे पास में जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, आपकी इक्वेशन हमारे पास में क्या थी, एफ बराबर एफ प्राइम अपॉन 1 माइनस बीटा थी। ठीक है, अब कोस थीटा की मैंने लिखा है थीटा बराबर 0, तो कोस 0 की वैल्यू होती है आपकी 1 होती है ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस का v अपॉन सी, क्योंकि बीटा की होती है वैल्यू v अपॉन सी, तो ये आपका हमारे पास में आ जाएगा 1 माइनस v अपॉन सी। ये होगा इक्वेशन नंबर 9। अब अगली बात करेंगे हम थीटा बराबर पाई पर। थीटा बराबर पाई के लिए क्या होगा फॉर्मूला, वही सेम कंडीशन रहेगी इसमें भी। इसमें क्या होगा, आपका प्रेक्षक है वो दूर जाएगा, किससे, स्रोत से। स्रोत और प्रेक्षक एक दूसरे से दूर जाते हैं, यहाँ पर स्रोत और प्रेक्षक एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उसमें वही कंडीशन आपकी हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ प्राइम अपॉन गामा 1 प्लस बीटा। अब यहाँ पर वही कोस थीटा की वैल्यू रखी थी, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी वही सेम का सेम कंडीशन हो जाएगी, और एफ प्राइम अपॉन वी प्लस 1 प्लस वी अपॉन सी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 10 दे देंगे। अतः अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव प्रेक्षक व स्रोत के बीच की गति पर निर्भर करता है, यानी कि जो उसकी सोर्स और ऑब्जर्व की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कौन करता है, आपका अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव। ठीक है, अगला आता है आपका अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव। जो लास्ट टॉपिक है आज के हमारे सेशन का, अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव। अब अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव क्या होता है, इसको देखना। यही कंडीशन इसमें होंगी, उसमें भी आपके थीटा बराबर, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। पहले वाला तो आपका अनुदैर्ध्य था, वो तो आपका डिस्टेंस पर निर्भर करेगा, डिस्टेंस पर आपका डिपेंड करता है, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है उसके ऊपर देखते हैं। तो पहले बात करूंगा थीटा बराबर आपका π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो प्रेक्षक तरंग संचरण की दिशा में लंबवत है। अब जो आपका प्रेक्षण है वो क्या है, जो तरंग संचरण किस दिशा में हो रहे हैं उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 8 से, अब समीकरण हमारे पास में 8 क्या आई थी, समीकरण हमारे पास में 8 क्या आई थी, समीकरण 8 आई थी हमारे पास में, आपको दिखा रहा हूँ, देखना ये वाली देख रहा, ये रही, ये समीकरण आपकी 8 है, एफ बराबर एफ अपॉन 1 माइनस बीटा कोस थीटा। समीकरण 8 से फिर वही कंडीशंस इसमें जैसे थीटा अप्लाई करेंगे, थीटा अप्लाई करने के बाद में एफ बराबर एफ प्राइम अपॉन गामा, और गामा की वैल्यू होती है आपकी √1 माइनस का v² अपॉन c²। तो ये समीकरण हमारे पास में 9 प्राप्त हो गई। ठीक है, तो अब जो आपके अनुप्रस्थ प्रभाव है इससे हमें क्या पता चलता है, इस समीकरण से स्पष्ट है कि यह डॉपलर प्रभाव अपेक्षीय गति से पाया जाता है, यानी कि जो भी अपेक्षित आपकी गतियाँ होती हैं उनमें ही यह डॉपलर प्रभाव पाया जाता है, जबकि जो प्रेक्षक और सोर्स है उसकी जो गति पर डिपेंड करता है वो आपका करता है अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की 2 क्लासेस में लेके आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं, क्योंकि जो भी मैं आगे क्लासेस करवाऊंगा सब के सब इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, कमेंट कर जोरदार कैसा लगा, और पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।